हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत को शक्तिशाली देशों की टॉप 10 रैंकिंग से बाहर कर दिया है फोर्ब्स ने। जी हाँ दोस्तों, उठ गए बहुत बड़े सवाल कि आखिर फोर्ब्स ने ऐसा क्यों किया। इतना पावरफुल होने के बावजूद भी भारत को टॉप 10 शक्तिशाली देशों की लिस्ट से बाहर क्यों कर दिया है। दोस्तों बताएंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनको ध्यान में रख करके फोर्ब्स की लिस्ट जारी की गई है, और उन फैक्टर्स में क्या भारत वाकई में लाई नहीं करता। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएंगे। इसी बीच बताने वाले हैं जहां बांग्लादेश कर रहा था बहुत बड़ी साजिश, बीएसएफ ने रंगे हाथों पकड़ा तो अकड़ पड़ गई ढीली, कहने लगा, रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा कि मैंने अपनी गलती मान ली है, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे भारत। तो वहीं आपको बताएंगे ना अमेरिका ना रशिया, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की इस मुस्लिम देशों में हो सकती है मुलाकात। दोस्तों तो वहीं लोकसभा में राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया। दोस्तों पीएम मोदी को घेरते हुए कह दिया कि सरकार फेल हो गई, इसीलिए सीमा में घुस आया चाइना। जिसके बाद मोदी सरकार के मंत्री ने दिया राहुल गांधी को करारा जवाब कि ऐसा प्रश्न करने से 10 बार सोचेंगे राहुल गांधी। जी हाँ, वहीं दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन कर दे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां फोर्ब्स ने जारी की दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची। टॉप 10 से बाहर हुआ भारत। दोस्तों सूची में फोर्ब्स ने इस बार भारत को बाहर करके सऊदी अरबिया को शामिल किया है। फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी कर दी है। फोर्ब्स के इस 2025 की नई लिस्ट में टॉप 10 में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर रशिया है। इसी तरह टॉप 10 में 10वें नंबर पर इजराइल ने कब्जा जमा लिया है। फोर्ब्स की इस लिस्ट में से भारत को टॉप 10 से बाहर रखने पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फोर्ब्स ने कहा है कि वो रैंकिंग जारी करते समय कई तरह के पैरामीटर पर जांचता है। दोस्तों इससे पहले कि हम आपको यह बताएं कि कौन कौन से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं फोर्ब्स की इस लिस्ट पर, उससे पहले आपको बता दें कि किस बेसिस पर फोर्ब्स ने यह लिस्ट तैयार की है। फोर्ब्स ने बताया है कि पावर सब रैंकिंग 5 खास विशेषताओं से इक्वली वेटेज एवरेज ऑफ स्कोर पर आधारित होता है, जो किसी देश की शक्ति को दर्शाती है। इसके लिए फोर्ब्स लिस्ट में जिन देशों को शामिल करता है उससे इन पॉइंट्स पर परखता है, जिनमें है एक नेता, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, मजबूत अंतरराष्ट्रीय गठबंधन और एक मजबूत सेना। जी हाँ, फरवरी 2025 तक भारत सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में 12वें स्थान पर है, तो वहीं पाकिस्तान टॉप 20 में भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों फोर्ब्स की ओर से बताया गया है कि रैंकिंग मॉडल को BAV ग्रुप द्वारा तैयार किया गया है, जो ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी WPP की यूनिट है। रिसर्च टीम का नेतृत्व पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्टन स्कूल के प्रोफेसर डेविड रिबस्टिन ने किया है। इस लिस्ट को बनाने के लिए 5 मानक तय किए गए, जो हमने आपको बताया। फिर दोहराते हैं, पहला है आर्थिक प्रभाव, दूसरा है नेता, तीसरा है राजनीतिक प्रभाव, चौथा है मजबूत अंतरराष्ट्रीय गठबंधन और अंतिम यानी 5वां है मजबूत सेना। के आधार पर इन सभी देशों की नंबरिंग की गई है। लिस्ट तैयार किया गया है नंबरिंग करने के बाद, लेकिन सबसे बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये पांचों के पांचों पैरामीटर्स भारत के लिए भी लाइक करते हैं, और इन पांचों पैरामीटर में ऐसा एक भी पैरामीटर नहीं बचता है जो भारत के लिए सूटेबल ना हो। उसके बावजूद भी इन टॉप 10 शक्तिशाली देशों की लिस्ट में फोर्ब्स ने भारत का नाम क्यों नहीं रखा है। वाकई में दोस्तों ये बहुत बड़ी धांधली की इंडिकेशन निकलकर सामने आ रही है। फोर्ब्स के लिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत, चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भारत, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होने के बावजूद इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। ऐसे में कई जानकारों का कहना है कि फोर्ब्स को रैंकिंग पद्धति भारत के प्रभाव को आंकने में काफी हद तक फेल हो गई है, लेकिन दोस्तों हमारा खुद का यह मानना है कि इसमें फोर्ब्स की कहीं बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि भारत जैसा देश जो हर एक लिस्ट में नंबर 1 पर रहता है, शक्तिशाली देशों के लिस्ट में चौथे नंबर पर रहता है, वो ऐसे फोर्ब्स की लिस्ट में 10वें नंबर से बाहर तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या सवाल उठाना चाहते हैं कमेंट में भारी मात्रा में लिखकर बताइएगा। और आपसे हमारा सवाल यह है कि क्या लगता है आपको क्यों भारत को बाहर किया गया है, जबकि ये पांचों पैरामीटर्स भारत के लिए लाइक कर रहे हैं। देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है, और कमेंट में आप फोर्ब्स की इस लिस्ट को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। जहां 10 है एक्सेलेंट और 0 है बिल्कुल भी नहीं। देखते हैं दोस्तों क्या है हमारी भारत की प्रिय जनता की राय। तो वहीं अगली बड़ी खबर बता दे, जहां बांग्लादेश कर रहा था भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, बीएसएफ ने पकड़ा तो अकड़ ढीली पड़ गई, फिर लगा गिड़गिड़ाने। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप के कड़े कदम से बांग्लादेश कंगाली की ओर बढ़ता जा रहा है। महंगाई और बिजली की कमी से उसकी अकड़ ढीली पड़ गई है, लेकिन कई बार वो गुस्ताखी करने से भी नहीं चूक रहा। खास तौर पर भारत की सीमा से सटे क्षेत्रों में वो अपनी नाकपाक हरकतें कर रहा है। ऐसी गुस्ताखी का एक मामला बिहार के किशनगंज से सटे भारत बांग्लादेश की सीमा पर दिखाई दिया। हालांकि बीएसएफ ने के कड़े रुख से बांग्लादेश की बीजीबी ने गलती मान ली और भविष्य में ऐसी गुस्ताखी न करने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर रक्षा संबंधी निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन किशनगंज से लगे भारत बांग्लादेश बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर प्रतिबंधित क्षेत्र में बांग्लादेशी अवैध निर्माण कर रहे थे। इस पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने बांग्लादेश के सुरक्षा गार्डों से आपत्ति जताई और तत्काल ही निर्माण कार्य को बंद करवाने को कहा। किशनगंज बीएसएफ हेडक्वार्टर के भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पश्चिम बंगाल स्थित सीमल डांगी बीओपी क्षेत्र में बीएसएफ की 63 बटालियन के जवानों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। इसके बाद बांग्लादेशी बीजीबी ने अपने कार्य के लिए गलती मानी और निर्माण कार्य रुकवा दिया और कह दिया कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, बीएसएफ के एडीजी रवि गांधी पहुंचे गुवाहाटी फ्रंटियर भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा उपायों की समीक्षा। जी हां, पड़ोसी देश बांग्लादेश में उथल पुथल के बाद से भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को और चाक चौबंद किया गया है। बीएसएफ पूर्वी कमान कोलकाता के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी रवि गांधी ने गुवाहाटी फ्रंटियर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त महानिदेशक रवि गांधी 3 दौरे पर हैं। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि एडीजी ने अपनी यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ संचालनात्मक तैयारियों और मौजूदा सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की है। जी हां, कूच बिहार स्थित सेक्टर मुख्यालय में दौरे के पहले दिन रवि गांधी को गुवाहाटी फ्रंटियर के महानिरीक्षक संजय गौड़ और वरिष्ठ स्टाफ अधिकारियों द्वारा ब्रीफ किया गया। बीएसएफ के एडीजी ने कूच बिहार सेक्टर मुख्यालय के अधिकार क्षेत्र में भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा चौकियों का भी दौरा किया। वहीं बता दें, न अमेरिका न रशिया, व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की इन मुस्लिम देशों में हो सकती है मुलाकात। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच बीते 3 साल से जारी जंग को खत्म करवाने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर सकते हैं। हालांकि इस मुलाकात के वेन्यू के लिए अमेरिका या रशिया की बजाय दूसरे देशों के नाम पर चर्चा चल रही है। रूसी सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के द्वारा इस बैठक के लिए 2 मुस्लिम देश के नाम पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि रशिया दोनों नेताओं से मिलने के लिए सऊदी अरब या फिर संयुक्त राष्ट्र अमीरात में से किसी एक मुस्लिम देश में बैठक करवाने की योजना बना रहा है। रूसी सूत्रों ने बताया है कि हाल ही में कुछ वरिष्ठ रूसी अधिकारियों ने सऊदी अरबिया और यूएई का दौरा किया है। हालांकि सऊदी अरबिया और यूएई की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले ट्रंप ने कई मौकों पर यूक्रेन में चल रही जंग को जल्द से जल्द खत्म करवाने का आश्वासन दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं। तो वहीं व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर अपनी शुभकामनाएं भेजी थी। पुतिन ने इस दौरान यह भी कहा था कि वो यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत के लिए ट्रंप से मिलने के लिए तैयार हैं। वहीं बता दें, नेतन्याहू का मिशन अमेरिका हुआ शुरू, ट्रंप खुद करेंगे मेहमान नवाजी। क्या गाजा समझौते के अगले चरण पर बनेगी बात? दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुप्रतीक्षित मुलाकात के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। नेतन्याहू के कार्यालय ने रविवार को बताया है कि हमास के साथ हुए इस युद्ध विराम समझौते के अगले चरण पर सोमवार को बातचीत हो सकती है। वहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार को व्हाइट हाउस में नेतन्याहू की मेजबानी करेंगे। यह मुलाकात इसीलिए भी खास है क्योंकि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद यह किसी विदेशी नेता के साथ ट्रंप की पहली मुलाकात होगी। गौरतलब है कि पिछले महीने हमास और इजराइल के बीच सीज फायर करवाने का श्रेय ट्रंप ने ही लिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। जी हां दोस्तों, नेतन्याहू के दौरे के बारे में बातचीत करते हुए ट्रंप ने बताया कि नेतन्याहू मंगलवार को आ रहे हैं और मुझे लगता है कि हम कुछ बड़ी बैठकें करने वाले हैं। तो वहीं नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि पीएम सोमवार को ट्रंप के मिडल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉक के साथ युद्ध विराम के दूसरे चरण की शर्तों पर चर्चा शुरू करेंगे। वहीं बता दें, लोकसभा में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को घेरा और घेरते हुए कहा कि सरकार फेल हो गई, इसीलिए सीमा में घुस आया चाइना। पहले आपको राहुल गांधी की पूरी बात बताते दोस्तों, उसके बाद बताएंगे कैसे जयशंकर जी ने राहुल गांधी के इस बयान का दिया करारा जवाब। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि डेटा का कंट्रोल चीन के पास है, इसीलिए वो हमारी सीमा में घुसने की हिमाकत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का फोकस किन बातों पर है वो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। इस देश का भविष्य देश का युवा तय करेगा। ऐसे में मुझे जो भी कुछ कहना है उनको ध्यान में रखकर ही कहना होगा। मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी मानेंगे। हमने विकास किया है, तेजी से विकास किया है। हम भले ही धीरे धीरे बढ़ रहे हों, लेकिन हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि हम बेरोजगारी से नहीं निपट पाए हैं, ना तो यूपीए की सरकार
सरकार और ना ही एनडीए की सरकार भारत के युवाओं को रोजगार पर सही और स्पष्ट जवाब दे पाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कुछ बातों पर मैं सहमत हूं। उन्होंने मेक इन इंडिया का प्रस्ताव रखा, ये अच्छा विचार था। राहुल गांधी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग की दर गिर गई है, 60 साल में सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग रेट है। मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं देता हूं, उन्होंने कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, वो विफल हो गए। पहला सवाल है कि इस पर कोई अलग दृष्टिकोण है। कोई भी देश दो चीजों की व्यवस्था करता है, कंजप्शन और प्रोडक्शन। कृषि भी उत्पादन का एक साधन है। 1990 में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, अब केवल रिलायंस और अडानी का विकास हो रहा है, लेकिन देश के तौर पर हम बहुत सारी कंपनियों को कंजप्शन बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए हैं। देश में महिंद्रा जैसी भी कंपनियां हैं, हमने प्रोडक्शन की जिम्मेदारी चीन पर छोड़ दी है। अगर एक फोन ही ले लें तो ये मेड इन इंडिया नहीं बल्कि असेंबल्ड इंडिया है। इसमें सारे पुर्जे चीनी होते हैं, सिर्फ असेंबल्ड किया जाता है इंडिया में। और भी बहुत सी बातें कही हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए उनको घेरने की कोशिश किया। राहुल गांधी ने मेन मुद्दे की बात करते हैं, जहां चाइना को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हमें युवाओं को बताना होगा कि चीन नहीं बल्कि हम इस क्रांति में आगे होंगे। हमें अपने युवाओं को बताना होगा कि भविष्य कहां है और भविष्य में क्या तकनीक आगे बढ़ने वाली है। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री ने इनकार किया है कि चीन के लोग हमारे देश में घुस आए हैं, इसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्वीकार किया। ये तथ्य है। इसका कारण क्या है? ये महत्वपूर्ण है। लोग सोचते हैं कि युद्ध आर्मी और उनके हथियारों के बीच है, लेकिन सही बात यह है कि युद्ध औद्योगिक सिस्टम को लेकर चीन के पास औद्योगिक व्यवस्था है जो कि हमारी व्यवस्था से ज्यादा मजबूत है। इसीलिए चीन के पास भारत में घुसने का दम है। मेक इन इंडिया फेल हो गया, इसीलिए ये चीन हिमाकत कर रहा है। हमने इस क्रांति को भी चीन को सौंप दिया है। वाकई में दोस्तों राहुल गांधी का ये बयान राजनीति से प्रेरित होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद जयशंकर जी ने करारा जवाब दिया, कह दिया कि मेरी अमेरिकी यात्रा पर राहुल गांधी ने संसद में जो भी बोला झूठ बोला। जयशंकर जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण हासिल करने के लिए अमेरिका भेजा था। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी पर भारत की छवि खराब करने वाली टिप्पणी करने का आरोप लगाया और कह दिया कि 2024 की अमेरिकी यात्रा के दौरान पीएम मोदी के निमंत्रण पर कभी चर्चा की ही नहीं गई थी। दोस्तों राहुल गांधी ने जिस प्रकार से ये सवाल उठाए हैं भारत की मोदी सरकार पर कि चाइना ने भारत में घुसपैठ किया है, वाकई में राहुल गांधी को पहले ये रिपोर्ट देखनी चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं कि भारत ने चीन को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। एलएसी तक इतनी ज्यादा सड़कों की जाले बिछा दी हैं मात्र पिछले 6 से 7 सालों के अंदर कि ड्रैगन को हवा तक नहीं लग पाई। और राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने की बात करते हैं। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश होगा जो कि अपने चालाक पड़ोसी देशों के साथ हाई एल्टीट्यूड में सीमा को साझा करता है। पाकिस्तान के साथ एलओसी और चीन के साथ एलएसी। भारतीय सेना यहाँ 9000 फीट से लेकर 19000 फीट की ऊंचाई पर विषम परिस्थितियों में तैनात है। अपनी तैनाती और मुस्तैदी को बरकरार रखना प्राथमिकता है। पहले जंग की सूरत में कम समय पर सीमाओं तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ताबड़तोड़ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जुटी हुई है। इसका उदाहरण है साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन के दुस्साहस का भारतीय जवाब। ऐसे में जुबान खोलने से पहले रिपोर्ट या फिर पढ़कर जाय करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आशा करते हैं समझने वाले समझ गए होंगे। दोस्तों राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए मोदी सरकार पर इन बड़े आरोपों पर आपका जवाब देना चाहेंगे। अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। और सामने लाइक का बटन है, अपने भारत के लिए एक लाइक तो बनता है, जरूर दबाइएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, ताकि ये खबर उन लोगों तक पहुंचे जो बिना पढ़े बयानबाजी करते हैं। वहीं बता दें बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती भारत के लिए बन रही है खतरा। आखिर आईएसआई के साथ यूनुस का क्या है खतरनाक प्लान, बता दें। बांग्लादेश से शेख हसीना और उनकी अवामी लीग सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद ढाका ने राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से नया मोड़ ले लिया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पूरी तरह से कट्टरपंथियों के सामने बिछ गई है। यही नहीं, देश में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत पाकिस्तान के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए गए हैं। पिछले महीने बांग्लादेश के एक शीर्ष जनरल की पाकिस्तान यात्रा और उसके ठीक बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ की ढाका यात्रा इसका सबूत है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हसीना के जाने के बाद बीते साल नवंबर में पाकिस्तान से चलकर मालवाहक जहाज बांग्लादेश पहुंचा, जो 1971 के बाद दोनों देशों के बीच पहला समुद्री संपर्क था। अगस्त में मुख्य सलाहकार का पदभार संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 2 बार मिल चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के लिए क्यों चिंता की है। ये बात तो आपको बता दें, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नई बनी दोस्ती भारत के लिए चिंता बढ़ाती है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे करीबी सहयोगी और सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद को नियंत्रित करने में बांग्लादेश का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। बांग्लादेश भारत के साथ 4000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। 1990 से 2000 के बीच बीएनपी और जमात की सरकार के दौरान कई भारत विरोधी सशस्त्र समूहों को बांग्लादेश में पनाह मिली हुई है। दोस्तों शेख हसीना की सरकार के आने के बाद इन समूहों पर कड़ी कार्रवाई की गई और उन्हें कुचल दिया गया। इसने भारत का विश्वास
जीतने और संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यूनुस सरकार ने इन समझौतों पर सवाल उठा दिया है जो शेख हसीना के साथ भारत ने किया था और उन्हें खत्म करने की बात कह दी है। बांग्लादेश ने भारत की तरफ से सीमा पर बाढ़ लगाए जाने का भी विरोध किया है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ लगातार बढ़ती हुई दोस्ती भारत के लिए चिंता का विषय बन चुका है। तो उधर आपको बता दें, भारत का रक्षा बजट देखकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा चीन तो ताकतवर लेकिन इस्लामाबाद के लिए बड़ा खतरा। जी हाँ, कमर चीमा ने अपने वीडियो में कहा कि भारत ने अपना डिफेंस बजट फिर से बढ़ा दिया है। इसके अलावा उसने मालदीव और अन्य पड़ोसी देशों को मदद भी बढ़ा दी है। ये उसकी पूरे क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत के इस साल का बजट पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। इससे ये साफ जाहिर है कि ये पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। भारत भले ही ये कहे कि ये सुरक्षा के लिए है, लेकिन वो लगातार खतरनाक हथियार खरीद रहा है। भारत लगातार अपनी सेना को आधुनिक बनाने में लगा हुआ है। इससे जाहिर है कि उसकी नजर पाकिस्तान और चीन पर है। भारत ने एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। हवा में ताकत बढ़ाने के पीछे वजह पाकिस्तान है। वो नहीं चाहता, यानी भारत नहीं चाहता कि 2019 के जैसे फिर से स्थिति पैदा हो। कमर चीमा ने यह तक कहा कि भारतीय सेना के पास बहुत ज्यादा पैसा है, 125 अरब पिछले साल का अभी भी उनके पास बचा ही हुआ है, जो अभी तक खर्च भी नहीं हो पाया है। फिलहाल वो इस पर काम कर रहे हैं कि ये पैसा कैसे खर्च होगा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी फौज की संख्या भी बढ़ाकर 20 लाख तक लेकर जाने की योजना बना रहा है ताकि वो चीन से सीधे तौर पर मुकाबला कर सके। वहीं पाकिस्तान के पास तो मात्र 4 से 5 लाख की ही फौज है। कमर चीमा का कहना है कि भारत के इस बढ़ते रक्षा बजट से पाकिस्तान को बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन तो पहले से ही ताकतवर है। कहीं ना कहीं वो भारत के साथ इक्वली लड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान तो भारत के सामने बच्चे की स्थिति में है। बहरहाल दोस्तों, कमर चीमा के इस बयान पर आपकी क्या निजी राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं बता दें, पाकिस्तान के भिखारियों पर सऊदी अरबिया ने चलाया झंडा। उम्राह वीजा के नाम पर भीख मांगने पर निकाल दिया देश से बाहर। जी हां, सऊदी अरबिया ने उम्राह और हज के नाम पर वहां पहुंचकर भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें देश से निर्वासित करना शुरू कर दिया है। हाल ही में कई पाकिस्तानी नागरिकों को भीख मांगते हुए पकड़ा गया। इसके बाद इस्लामाबाद को बड़ी किरकिरी का सामना करना पड़ा था। अब यह घटना पाकिस्तान के लिए बदनामी का कारण बन रही है, जिससे सही तीर्थ यात्रियों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी बोले तो FIA ने पुष्टि की है कि सऊदी अरबिया से 10 संदिग्धों को निर्वासित किया गया है, जो उमराह वीजा पर सऊदी अरबिया गए थे, लेकिन वहां भीख मांगने लगे। कहने लगे मैं गरीब हूँ, मुझे भीख दे दो, हम पाकिस्तानी हमें भीख दे दो। और पाकिस्तानियों के बीच से निकले ये भिखारी को देखकर सऊदी अरबिया का खून खौल गया दोस्तों। उन्होंने इन सारे भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, ऐसे में पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की जो किरकिरी हुई है, वाकई में पहले से ही पाकिस्तान का नाम आतंकिस्तान पड़ चुका था, लेकिन अब अगर इसे भिखारिस्तान भी कहेंगे तो भी गलत या बुरी बात नहीं होगी। क्या है आपकी राय, इस पर अवश्य बताइएगा। वहीं बता दें, बांग्लादेश क्रिकेट का हुआ बुरा हाल। रुपए नहीं मिले तो बस ड्राइवर ने खिलाड़ियों का सामान ही हड़प लिया। जी हाँ, पहली बार आपने ऐसी खबर सुनी होगी दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग बोले तो BPL के मौजूदा सीजन में इस समय बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शामिल दरबार राजशाही की टीम अपने खिलाड़ियों को बकाया सैलरी देने में असमर्थ रही, जिसके चलते खिलाड़ियों ने कुछ दिन पहले विरोध प्रदर्शन किया था। तब फ्रेंचाइजी ने आश्वासन दिया था कि मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन खिलाड़ियों को अब तक बकाया पेमेंट नहीं मिली। देखा जाए तो सैलरी का मुद्दा अब एक नए स्तर पर पहुंच गया है। क्रिक बज की रिपोर्ट के मुताबिक दरबार राजशाही टीम के बस ड्राइवर ने बकाया भुगतान नहीं होने के कारण खिलाड़ियों के किट बैग अपने पास रख लिए। ऐसे में स्थानीय के साथ साथ विदेशी खिलाड़ियों का सामान भी फंस गया। बस ड्राइवर ने कहा कि जब तक उसे रुपए नहीं मिलेंगे तब तक वो किट बैग वापस नहीं करेगा। वाह रे बांग्लादेश, वाह रे मोहम्मद यूनुस की सरकार। एक पाकिस्तान है दोस्तों जो गर्द में जा चुका है, ऐसी बुरी स्थिति कर ली है कि वो नेगेटिव से 0 आने में भी उसको सालों साल लग जाएंगे। अब दूसरा बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार, जिसने जबरदस्ती शेख हसीना की सरकार गिरवा करके बांग्लादेश की अच्छी खासी इकोनॉमी को बर्बाद कर रख दिया है, जिसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी राय तो बनती है। वहीं बता दें, अरविंद केजरीवाल को EVM पर हो गया बड़ा शक। दिल्ली में वोटिंग से पहले कहा 10% की गड़बड़ी है। जी हाँ, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने वोटिंग से 2 दिन पहले मशीनों में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि 10% वोटों की हेरफेर हो सकती है। उन्होंने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाने की बात कही है। आम आदमी प्रमुख ने कहा है कि उनकी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है जिस पर हर बूथ से डेटा अपलोड किया जाएगा और धांधली रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों, केजरीवाल का ये शक नहीं बल्कि डर है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार दिल्ली में लहर किसकी ओर मुड़ चुकी है। क्या लगता है दोस्तों, आपको कौन सी पार्टी जीतेगी इस बार दिल्ली का चुनाव? भारी मात्रा में कमेंट में लिखिएगा। देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी का नाम लिखते हैं आप लोग। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और लगे हाथों इसे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों
दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलेगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।